हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको बहुत ही कम समय में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। साथ ही इससे जो संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी देखेंगे, जो हमारे आने वाले 2026 के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का हमारा नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पे दो शब्द लिखा हुआ है, यूरोप और राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। आमतौर पर उसे हम पश्चिमी देश कहते हैं या यूरोपीय देश कहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सबसे पहले समझना है कि ये वर्ड राष्ट्रवाद है क्या। देखिए, अगर राष्ट्रवाद की हम बात करें तो आमतौर पे हम क्या बोलेंगे कि अपने देश के प्रति अच्छा सोचना, अपने देश के प्रति प्रेम करना, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो लेकिन जब एक डेफिनेशन की बात है तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। सबसे पहले कि राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, भौगोलिक का क्या मतलब है? किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे भारत एक देश है जिसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है कि नहीं? उसकी अपनी एक सीमा है। तो भारत में रहने वाले सभी लोगों में क्या एक भावना होती है कि हम सब के सब भारतीय हैं, इसलिए भारतीय के नाम पे सब लोग एकजुट हो जाते हैं। सांस्कृतिक का मतलब क्या है कि जैसे जो हम लोग का एक समान, जितने भारतीय लोग हैं सबका रहन सहन, पहनावा, बोलचाल सब एक समान होता है। तो वहां भी हम कहते हैं कि हम सभी भारतीय लोग, तो वहां में भी ये एक एकता की भावना आती है। या अगर बात करें भारत के अंदर ही, तो बिहारी लोगों का पहनावा ओढ़ावा, पर्व त्योहार, यूपी के लोगों का पर्व त्योहार वो कहीं ना कहीं अलग है। तो बिहारी लोगों का अलग है, यूपी लोगों का अलग है, पंजाब के लोगों का अलग है। तो सबका जो सांस्कृतिक कह सकते हैं कि एक परंपरा है वो अलग अलग है। तो सारे बिहारियों का एक है, तो हम सब बिहारी एक पर्व त्योहार मनाते हैं, एक तरह के कपड़ा, एक तरह के पहनावा है, इसलिए हम कहते हैं कि हम बिहारी में एक एकता की भावना आ जाता है। तो यह हमें कहता है सांस्कृतिक या सामाजिक, वही हो गया। रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनता है। राष्ट्रवाद का सीधा से मतलब क्या है? एकता को बनाए रखना। सारे भारतीयों को हम लोग क्या मानते हैं कि हम सारे भारतीय एक है। तो किस आधार पे? तो ये भौगोलिक आधार पे या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश के आधार पे हम लोग मानते हैं कि हम सभी भारतीय एक है। उस तरह से बाकी देशों के लोग भी क्या करते हैं? सब अपने अपने देश को जो है एक मानते हैं। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उन देश में रहने वाले सभी लोगों में क्या है? वो एक समान भाषा बोलते हैं, उनकी एक अपनी सांस्कृतिक होता है, वो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। तो वो एक राष्ट्रवाद जो है वहां के लोगों को जोड़ के रखने का काम करता है। तो डेफिनेशन में यही लिखना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनता है। यानी राष्ट्रवाद ये जो पूरे देश को जोड़ के रखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। यानी राष्ट्रवाद क्या है? एक लोगों के समूह के उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, अगर हम कहें कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और सभी ने मिल के भारत को आजाद कराया, तो हम अकेले ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे भारतीयों की बात कर रहे हैं। तो वहां पे सारे भारतीयों का मतलब कि सभी लोग हो गए, वहां पे एक एकजुटता दिखता है। तो चाहे वो इतिहास हो या परंपरा हो या भाषा हो या जाति हो या संस्कृति हो, सबके आधार पे हम लोग एकजुट मानते कि हम सारे भारतीय एक हैं। तो यही भावना क्या कहलाता है? यही भावना जो है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ की बात करें तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत। कुल मिलाकर हम अपने राष्ट्र का अच्छा सोचे,
अपने राष्ट्र के प्रति मर मिटने को तैयार हो, अपने राष्ट्र का भला करे, उसके प्रति हमारा एक निष्ठा हो, यही सब चीज क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अपने राष्ट्र से प्रेम करना, अपने जो भी जैसे राष्ट्रगान हो गया, इन सब चीजों का सम्मान करना, जो हमारे देश को आजाद करने के लिए लड़े उन लोगों का सम्मान करना, जो अपनी सार्वजनिक संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसका सम्मान करना, अपने राष्ट्र से प्रेम करना, यही क्या कहलाता है? सीधे शब्दों में से ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब है बीजारोपण, यानी कि ये जो राष्ट्रवाद है ये शुरू कैसे हुआ, इसका शुरुआत कहां से हुआ, ये लोग के अंदर ये भावना आया कैसे? ठीक है, तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में, अभी चूंकि हम देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, इसलिए हम बात कर रहे हैं यूरोप में पुनर्जागरण के काल जो हमारा था 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच से ही हो चुका था। यानी अगर यूरोप में बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण है, जो शुरुआत है, लोग के अंदर ये भावना जो है वो पुनर्जागरण के काल से ही आना स्टार्ट हो गया था। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई, और चूंकि लोग अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को एकजुट मानने वाला काम ये तो पुनर्जागरण काल से शुरू हो गया था, लेकिन और ये ज्यादा कम मजबूत हुआ जब फ्रांसीसी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तो ये और ज्यादा उन्नत रूप से सामने आया। यानी लोग अपने राष्ट्र से और ज्यादा प्रेम करने लगे, अपने राष्ट्र के प्रति सोचने लगे। उससे पहले क्या था, लोग को मतलब नहीं था कि हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, इससे लोगों को विशेष मतलब नहीं था। लेकिन क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोग सोचने लगे कि अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे तो हमारे देश को कोई गुलाम बना लेगा, कोई हमारे हित का नहीं सोचेगा। तो इस तरह की जब समस्या आए तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा जो है वो अच्छे से पनप गया। तो ये जो है शुरुआत तो इसका हुआ यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो गया था, लेकिन और ज्यादा लोगों को मजबूत कब हुआ, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यानी फ्रांस की राज्य क्रांति और जो नेपोलियन का आक्रमण था, उससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा मजबूत हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय, ये अभिजात्य वर्ग क्या होता है, अभिजात्य वर्ग एक विशेष वर्ग होता है जिसमें क्या होता है, जमींदार, नवाब, महाजन और रईस लोग होते हैं। यानी अभिजात्य वर्ग क्या है, तो अभिजात्य वर्ग जो है उच्चतम लोगों का वर्ग है, विशेष वर्ग के लोगों का इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हमें जमींदार, नवाब, महाजन और रईस लोग आते हैं। तो कभी क्वेश्चन में आया है अभिजात्य वर्ग क्या है, तो इन्हीं में से कोई लोग होंगे। तो अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर करू से अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले क्या था, जो राजनीति था, यानी जो देश चलाने का पावर होता था, वह सिर्फ कुछ ही लोग तक सीमित था। जैसे कि जमींदार के पास कुछ पावर था, नवाब, महाजन और रईस लोग भी है, यही लोग राजनीति में भाग करते थे, देश को चलाने का काम करते थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हो गया, इन लोगों से निकलकर जो राजनीति है वो अखबारों, यानी ये चीज अब सर्वसाधारण की वस्तु हो गई, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु, यानी सब लोग इसमें शामिल होने लगे, सब लोग उसमें भाग लेने लगे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति से पहले ये राजनीति जो था वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है वो उसमें सब लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जमींदार हो, नौकर हो, मजदूर हो, सब के सब जो लोग है राजनीति में भाग लेने लगे। नेक्स्ट है हमारा कि वियना कांग्रेस क्या है। तो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन, सीधी सी बात है कि वियना कांग्रेस क्या है, तो वियना कांग्रेस क्या है, यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन है जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित
किया गया था। तो वियना कांग्रेस क्या था? एक सम्मेलन था जो 18 सितंबर से 14 जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि नेपोलियन कौन था? ठीक है, तो नेपोलियन एक महान सम्राट था। कहां का था? फ्रांस का था, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। यानी यूरोप, जो हमारा नेपोलियन था, एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का था और उसका ऐसा काम था, उसका ऐसा कार्य था जिन्होंने पूरे यूरोप के इतिहास को बदल के रख दिया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। तो यह हमारा नेपोलियन का परिचय था। नेक्स्ट है उदारवादी से क्या समझते हैं? वर्ड है, ध्यान देना है, उदारवादी। ठीक है, तो उदारवादी है लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिक देता है। उदारवाद में क्या है कि यहाँ पे विकास की बात होती है, यहाँ पे लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार है, लोगों को आगे बढ़ने दिया जाता है और यहाँ पे मेनली जो है लोगों को विकास को आगे करना होता है, लोगों की विकास प्राथमिकता होता है। नेक्स्ट है रूढ़िवादी से क्या समझते हैं? ऐसा राजनीतिक दर्शन, रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी ऐसा राजनीतिक दर्शन है या परंपरा है, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी कि रूढ़िवादी क्या है? अगर हम समझते हैं कि अगर कहीं पे, ठीक है, राजशाही व्यवस्था है, तो रूढ़िवादी क्या कहता है कि वही व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। ठीक है ना, यानी अगर सारा डिसीजन राजा लेता है और अपने हिसाब से लेता है, तो रूढ़िवादी क्या कहता है कि ये चीज ऐसा ही चलना चाहिए। जबकि उदारवाद क्या कहता है कि नहीं, अगर राजशाही है तो उसमें हमें जनता को भी शामिल रखना है, इसमें हमें जनता के विकास को प्राथमिकता देना है। तो हम पूछे कि ज्यादा अच्छा व्यवस्था कौन है, उदारवादी या रूढ़िवादी? तो हमारा होगा उदारवादी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को विकास की प्राथमिकता जो है वो होता है। जबकि रूढ़िवादी में क्या है कि जो पहले से जो सिस्टम बना हुआ है उसी को फॉलो करना है, उसी के आधार पर चलना है। इसमें क्या होता है, रूढ़िवादी में विकास जो है वो धीरे धीरे होता है। अब है हमारा विचारधारा। ये विचारधारा क्या होता है? तो विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। याद रखना है कि यूरोप में, यानी यूरोप पूरे महादेश में राष्ट्रवाद की भावना कहां से आया? तो ये फ्रांस से आया, या कहे फ्रांस की क्रांति से आया। अब हमारा नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। नेक्स्ट है हमारा नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता 1804। तो इसमें सबसे पहला है कि कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। दूसरा है संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। और तीसरा है भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाया गया। यानी कानून के नजर में सब के सब बराबर हो, चाहे वो जमींदार हो, रईस हो, अमीर हो, गरीब हो, फैक्ट्री के मालिक हो या एक किसान हो, सबके सब जो है कानून के समक्ष, कानून के सामने सबके सब बराबर रखा गया। दूसरा है कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित, यानी सब अपना कुछ संपत्ति रख सकते हैं। और तीसरा है कि भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से जो है वो मुक्ति दिलाई गई। तो ये तीन बात जो है वो नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता 1804 में बताया गया है। ये जागीरदारी क्या होता है? इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा
कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। यानी जागीरदारी एक प्रकार का टैक्स है, एक प्रकार का कर है जो किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों को देना पड़ता था। 16वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय समाज दो वर्गों में विभाजित था। एक है हमारा कुलीन वर्ग और दूसरा है हमारा कृषक वर्ग। तो जो यूरोपीय समाज था वो दो वर्ग में विभाजित था। पहला है कुलीन वर्ग और दूसरा क्या हमारा कृषक वर्ग। कुलीन वर्ग उच्च वर्ग के थे जो शासन के साथ सेना के उच्च पदों पर थे। निम्न वर्ग में कृषक वर्ग आते थे जो शोषित थे, यानी जिन पर बहुत सारे कानून लगाए गए थे, बहुत सारे नियम लगाए गए थे। बीच में एक और वर्ग जुड़ गया जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। तो यूरोपीय समाज जो है प्रारंभ में दो ही वर्ग था, एक था हमारा कुलीन वर्ग या बोलेंगे उच्च वर्ग और दूसरा बोलेंगे कृषक वर्ग या निम्न वर्ग या शोषित वर्ग। बाद में एक और नया हमारा वर्ग बना जिससे हम क्या बोल सकते हैं, मध्यम वर्ग। ये हमारा कौन सा बना, मध्यम वर्ग। तो यूरोपीय समाज जो है वो तीन हिस्सा में बटा। पहले दो कुलीन वर्ग थे जो उच्च पदों पर थे, दूसरा था हमारा कृषक वर्ग जो निम्न पदों पे थे, पदों पे क्या वे शोषित थे और निम्न थे। बाद में एक जुड़ गया हमारा मध्यम वर्ग जो दोनों के बीच वाला था। नेक्स्ट है हमारा वियना सम्मेलन और इस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई। यानी जब नेपोलियन का पतन हो गया, जब नेपोलियन का अंत हो गया, तो यूरोप की जो विजयी शक्तियां थी वो ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब लोग बैठेंगे तो ऐसे तो बैठेंगे नहीं, इसका कुछ उद्देश्य भी होगा। तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। यानी जो वियना सम्मेलन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो फ्रांस में जो पुरानी व्यवस्था चल रहा था उसको फिर से स्थापित करना था। और इस सम्मेलन का जो मेजबानी है यानी उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन किया था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। तो आपको ध्यान देना है कि पहला कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो याद देना है कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। कहां पे हुआ, तो ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ। इसका मेजबानी कौन किया था, तो इसका मेजबानी जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। तो ये तीन बात आपको वियना सम्मेलन से याद रखना है। इससे सम्मेलन के द्वारा इटली, जर्मनी तथा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित की गई। यानी वियना सम्मेलन से क्या था कि वहां पे फिर से जो हमारा राजशाही व्यवस्था था उसको स्थापित किया गया। तो फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। यह वियना सम्मेलन में ही तय किया गया कि फ्रांस का अब राजा कौन बनेगा। तो फ्रांस में एक हमारा राजवंश था बुर्बो राजवंश, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बुर्बो राजवंश, ठीक है। तो उसको वहां पे फिर से स्थापित किया गया और लुई 18वां जो है वो क्या हुआ, फ्रांस का राजा बना। तो याद रखना कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो हमारी पुरातन व्यवस्था था, उसको फिर से पुनर्स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा मेटरनिख युग। कई बार हम कहते हैं मेटरनिख युग क्या है। तो 1815 के वियना सम्मेलन के बाद एक तरफ नेपोलियन युग का अंत तथा मेटरनिख युग की शुरुआत हुई जो 1848 तक चलती रही। 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेटरनिख युग क्या है, तो सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि 1815 नेपोलियन युग के अंत के बाद है कि नहीं 1848 तक के समय
के काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अब हमें पढ़ना है जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? ये हमारी पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति। क्या क्या पढ़ रहे हैं? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। तो याद रखना है कि फ्रांस में मुख्यतः 3 क्रांति हुई थी। सबसे पहला हुआ था हमारा 1789 क्रांति। 1789 की क्रांति, ये हमारा सबसे पहला क्रांति था। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्रांति है जुलाई 1830 की क्रांति। हमें क्लास 10th में जुलाई 1830 की क्रांति से पढ़ना है। तो इस क्रांति का मुख्य कारण लुई 18वां द्वारा किए गए सुधारों के साथ छेड़छाड़ करना तथा चार्ल्स 10 का निरंकुश होना था। यानी ये जो क्रांति है उसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि लुई 18वां जो है वो सुधार जो पहले किया गया था उसमें वो क्या करते, बदलाव कर रहे थे, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। साथ साथ जो हमारा चार्ल्स 10 था वो कैसा था? निरंकुश था। वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, उत्तरदायी नहीं था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा पोलिगनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसने समान नागरिक संहिता को समाप्त कर अभिजात्य अर्थात उच्च वर्ग को विशेष अधिकार से विभूषित किया। यानी पहले क्या था, कानून के नजर में सबके सब समान था, तो उसको वो खत्म कर दिया और जो उच्च वर्ग थे उसको क्या किया, विशेष अधिकार दे दिया। तो बेसिकली बात है कि जो सामान्य वर्ग होंगे उनके अंदर क्या होगा, रोष उत्पन्न होगा, अपने राजा के प्रति वो असंतुष्ट होंगे और कहीं ना कहीं उनके मन में एक आक्रोश पैदा होगा, जिससे कहीं ना कहीं क्रांति का रास्ता जो है वो शुरू होता है, जिसके कारण सुधारवादियों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध को प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों कानून के द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, जिसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना कि जुलाई 1830 क्रांति का कारण क्या था। तो कारण था कि लुई 18वां द्वारा जो सुधार किया गया था उसके साथ छेड़छाड़ करना, साथ साथ जो चार्ल्स 10 था वो कैसा था, वो निरंकुश था। ठीक है, उसने क्या किया, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना उभर रही थी उसको दबाने का काम किया। उसके बाद भी जो समान नागरिक संहिता था इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया था, और जो अभिजात्य यानी कि जो उच्च वर्ग थे उनको बहुत सारा अधिकार दे दिया गया। और इसी की प्रतिक्रिया में क्या हुआ, इसी के आक्रोश में क्या हुआ, जुलाई 1830 की क्रांति हुआ। कब हुआ, इसका डेट आपको रखना है 28 जून 1830 ईस्वी को यह क्रांति स्टार्ट हुआ। ये क्रांति का परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स 10 जो है राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी कि इंग्लैंड भाग गया, और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप को शासक बनाया गया। तो परिणाम आपको याद रखना है कि जो चार्ल्स 10 था उसको फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा, और वहां से बुर्बो राजवंश का जो शासन था वो खत्म हो गया, और उसके बाद जो हमारा नया वंश आया आर्लियंस वंश के शासक यानी कि राजा लुई फिलिप को फ्रांस का नया शासक बनाया गया। 1830 की क्रांति का प्रभाव, इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के प्रभाव को समाप्त कर दिया। इस क्रांति ने अन्य देशों जैसे यूनान, पोलैंड तथा हंगरी के साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता तथा एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू हो गए। देखिए, जब भी कहीं इस तरह की क्रांति होता है तो इसका प्रभाव सब जगह फैलता है। तो चूंकि क्रांति फ्रांस में हुआ था तो इसका जो है प्रभाव पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। वहां के लोग को भी लगने लगा कि अगर हम भी क्रांति करेंगे
तो हमारा भी जो अधिकार है वो हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है इस क्रांति के प्रभाव के रूप में देखते हैं तो यूनान, पोलैंड तथा हंगरी के साथ पूरे यूरोप में है वो राष्ट्रीयता एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू हो गए। नेक्स्ट क्रांति है हमारा 1848 की क्रांति। यह क्रांति आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप के खिलाफ हुआ। हम देखे थे कि जब वहां पे चार्ल्स दंस जो कि ब्रू वंश का था उसको जब 1838 की क्रांति में हटा दिया गया था तो हमारा आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप को वहां पे राजा बनाया गया था। लेकिन 1848 की क्रांति जो है वो इसी राजा के खिलाफ हुआ। इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को समाप्त करना तथा गीजो को प्रधानमंत्री बनाना था। यानी अगर 1848 क्रांति का कारण देखें कि क्रांति क्यों हुआ तो उसमें क्या था? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को समाप्त करना और गीजो को प्रधानमंत्री बनाना था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों के साथ रखना पसंद किया जिनकी संख्या बहुत कम थी। यानी जो लुई फिलिप जो फ्रांस का राजा था उन्होंने किसको अपने साथ रखना पसंद किया? तो जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे। और पूंजीपति लोग कितने होते हैं? तो बेसिकली बात है पूंजीपतियों की संख्या बहुत ही कम होती है, जबकि जो मध्यम वर्गीय या फिर कहे कि निम्न वर्गीय लोग की संख्या अधिक होती है। लेकिन लुई फिलिप ने किसको चुना? तो लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया। साथ ही लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी जो प्रधानमंत्री गीजो था वो कोई भी नियम, सामाजिक या आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। लुई फिलिप की विदेश नीति भी क्या थी? अच्छी नहीं थी। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी जिससे गीजो की आलोचना होने लगी। अब जब इतना ज्यादा अगर कह सकते हैं किसी राज्य में प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा तो वहां के लोग को परेशानी होगा तो सीधी सी बात है कि लोग क्या करेंगे? लोग क्रांति करेंगे, लोग अपने राजा के प्रति असंतोष दिखाएंगे, आक्रोश दिखाएंगे। तो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। अब हमें देखना है 1848 की क्रांति का प्रभाव। इस क्रांति ने न सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड प्रभावित हुए। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इटली का एकीकरण। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे और फ्रांस की क्रांति जो था मुख्य इसमें यह बताने का प्रयास किया गया था किस प्रकार जो है वहां पे राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुई। लोगों ने मिलजुल के जो अच्छे शासक नहीं थे उसको हटाए। क्या कोई अकेला व्यक्ति ऐसा कर सकता था? नहीं, लोगों ने अपने आप को एकजुट किया है कि नहीं, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई तभी जाके उन्होंने क्या किया, वहां के जो खराब राजा थे जो उनके लिए काम नहीं कर रहा था उनको उखाड़ फेंका, उसको राजगद्दी छोड़ने पे मजबूर किया गया। तो जब ये बात यूरोप के बाकी देश गए तो उन लोगों के अंदर भी क्या हुआ, एक राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर भी उत्पन्न होने लगा और वो भी क्या करने लगे, जो उनका शासक था अगर वो अच्छा नहीं था उसके प्रति क्रांति करते थे या जो उनका जो क्षेत्र था उसको कई भागों में तोड़ दिया गया था तो उसको वे जोड़कर एकीकरण के लिए प्रयास करना शुरू किए। इसी कड़ी में अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इटली का एकीकरण। एकीकरण का क्या मतलब होता है कि इटली जो था वो कई सारे छोटे छोटे
कह सकते हैं कि राज्यों में टूटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था। तो इन सबको जोड़ना क्या कहलाएगा? एकीकरण कहलाएगा। तो एकीकरण का अर्थ क्या होता है? एकजुट होना। इटली के एकीकरण में बहुत सारी धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्याएं थी। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं भी मौजूद थी। साथ ही विदेशी राष्ट्र ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप भी था। इसके एकीकरण में नेपोलियन ने भी मुख्य भूमिका निभाई तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा है कि नेपोलियन ने भी मुख्य भूमिका निभाई, यानी कि इटली के एकीकरण में, इटली के एकजुट करने में नेपोलियन की भी भूमिका थी और राष्ट्रवाद को नेपोलियन ने भी क्या किया था? बढ़ावा दिया था। नेपोलियन के पतन 1814 में हुआ के बाद वियना कांग्रेस के कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। यहाँ 1820 में नागरिक आंदोलन भी हुए। इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राजतंत्र को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया, जो छापामार युद्ध करती थी। फ्रांस की 1830 की क्रांति से प्रभावित होकर इटली में भी नागरिक आंदोलन हुए, लेकिन इसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा दबा दिया गया। नागरिक आंदोलन का उपयोग कर मेजिनी उत्तरी तथा मध्य इटली को एकीकृत कर एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन मेटरनिक ने इन आंदोलनों को दबा दिया। फलस्वरूप मेजिनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजिनी कार्बोनरी दल का सदस्य था। यानी अभी तक जो था इसमें यह बताया गया कि जो हमारा मेजिनी है वो किस प्रकार से इटली का एकीकरण करना चाहता था, है कि नहीं? उसके योगदान को बताया गया है। हालांकि जो मेजिनी है वो इटली के एकीकरण में सफल नहीं होता है। उसका जो आंदोलन था उसको मेटरनिक द्वारा दबा दिया जाता है और इटली को, मेजिनी को इटली से वहां से पलायन करना पड़ता है। एक क्वेश्चन जो पूछा था है कार्बोनरी दल का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है मेजिनी। यानी मेजिनी जो वो कार्बोनरी दल का यहाँ पर से लिखा हुआ है संस्थापक भी था। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान। मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। गणतांत्रिक विचारों के समर्थक यानी वैसे गणतंत्र के वैसे ये लोग थे जो चाहते थे कि जो देश चलाने का काम है वो लोगों के द्वारा होना चाहिए या लोग के द्वारा चुने गए शासक के द्वारा होना चाहिए। मेजिनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यावहारिक गुण कम थे। यानी वो जो मेजिनी थे वो बातें तो अच्छे से कर पाते थे, लेकिन उसको वो अच्छे से लागू नहीं कर पाते थे। इसलिए लिखा गया कि मेजिनी में आदर्शवादी गुण अधिक लेकिन व्यवहारिक गुण थे जो कम था। 1831 में उसने यंग इटली की स्थापना की, जिसे नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर क्या देना है? मेजिनी। कब? 1831 में। तो 1831 में मेजिनी क्या किए? यंग इटली की स्थापना किए। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। यानी जो हमारा यंग इटली था इसका जो स्थापना है वो किस उद्देश्य किया गया था? तो इटली के एकीकरण से, साथ ही साथ जो विदेशी हस्तक्षेप था उसको ये खत्म करना था। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजिनी ने यूरोप में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। एक तो ये यंग इटली की स्थापना किए, क्यों किए? तो इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। बाद में 1834 में क्या किए? यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना मेजिनी ने ही किया। इसका उद्देश्य क्या था?
तो यूरोप में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसको प्रोत्साहित करना था, उसको आगे बढ़ाना था। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनी को ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ, यानी जब मेटरनी को क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा, उसके बाद क्या कि इटली राजनीति में फिर से जो मेजनी को जाना पड़ा था वो फिर से वो आते हैं। मेजनी पूरे इटली का एकीकरण कर एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। पोप इटली को धर्म राज्य बनाना चाहता था, यानी मेजनी तो इटली एकीकरण चाहते थे, लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये था कि जो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट वो ये चाहता था कि वो उसके नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय हो। साथ साथ जो पोप था, पोप क्या होता है? जो चर्च का जो एक तो मान लिया कि पुजारी जो होता है वो पोप कहलाता है। तो वो जो पोप था वो इटली को एक धर्म राज्य बनाना चाहता था। इस तरह से विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी इससे क्या हो कि इटली का जो एकीकरण वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे विचारों के टकराव हो गया। पोप कुछ और चाहते थे, जो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक एल्बर्ट था वो कुछ और चाहता था, और मेजनी वो कुछ और चाहते थे। इस कारण से क्या एकीकरण रुक गया। बाद में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलनों को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह फिर वहां से पलायन कर गया। अभी तक हम देख रहे थे इटली के एकीकरण का प्रथम चरण कह सकते हैं। अब हम देखेंगे इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण। इटली एकीकरण के प्रथम चरण में देखते थे, यहाँ पे मेनली जो हमारा है मेजनी के योगदान को बताया गया है। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में विक्टर इमैनुअल, काउंट काबूल तथा गैरीबाल्डी के अहम योगदान है। सबसे पहले हम देखेंगे विक्टर इमैनुअल। 1848 तक इटली में एकीकरण के लिए किए प्रयास असफल ही रहे। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियां के लागू करने के लिए विक्टर ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तथा क्रीमिया के युद्ध 1853-54 में फ्रांस के आग्रह के बिना शामिल हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी बताया। इसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। फ्रांस के शासक नेपोलियन ने काउंट काबूल से एक संधि के तहत ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। 1859-60 में ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में फ्रांस ने इटली के समर्थन में अपनी सेना उतार दी। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। नेक्स्ट है हमारा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गैरीबाल्डी क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक भी था। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों के अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थक बन गए। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की
तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। 1862 ईस्वी में गरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने इसका विरोध किया। इसी बीच गरिबाल्डी को भेंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गरिबाल्डी बिना शर्त के अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगे। 1862 में गरिबाल्डी की मृत्यु के बाद रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। इमैनुअल ने पोप को राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर और गरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार हम देखें कैसे इटली एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने मिलकर क्या किया, इटली के एकीकरण को पूरा किया। अब है नेक्स्ट हमारा जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण साथ साथ संपन्न हुआ। आधुनिक युग में जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, यानी इसको कई भागों में तोड़ दिया गया था, जिसमें 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। उत्तरी जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था, वहीं दक्षिण जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की कमी थी। जर्मनी के एकीकरण में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि तथा शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनस्टाफ नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि जालबेरिन क्या थी। जालबेरिन जो थी वो व्यापारियों की एक संस्था थी, व्यापारियों का एक संघ था। जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, ने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। फ्रेडरिक विलियम का देहांत हो जाने के बाद उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब हम देखेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह हीगेल के विचारों से प्रभावित था। वह जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया या रक्त और लौ की नीति अपनाए, तो आंसर क्या होगा? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और हॉस्टिंग राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्सविग प्रसा के अधीन हो गया और हॉस्टिंग ऑस्ट्रिया को
प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रवाद की भावना को बिस्मार्क बढ़ा दिया। जब ऑस्ट्रिया उसे दबाने के लिए बढ़ी तो जर्मनी ऐसा करने से रोक दिया। अपमान के कारण ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में जर्मनी के खिलाफ सेडोवा की युद्ध की घोषणा कर दिया। केवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेडोवा की युद्ध कब हुआ, तो सेडोवा का युद्ध याद रखना है कि सेडोवा का युद्ध जो है वो कब 1866 में हुआ, 1866 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हुआ। इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हुआ। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, लेकिन फ्रांस इसका विरोध कर रहा था। सेना के उत्तराधिकार को लेकर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों का जबरदस्त हार हुई। यह भी याद रखना है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ, सेडोन का युद्ध, तो सेडोन का जो युद्ध है वो 1870 ईस्वी में हुआ। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततः 1871 ईस्वी तक जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। अब है जर्मन राष्ट्रवाद का प्रभाव। जर्मन राष्ट्रवाद ने केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के साथ साथ हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। नेक्स्ट है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, यानी यूनान को गुलाम कौन किया था, तो तुर्की किए हुए था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। इंग्लैंड का महान कवि वायरन यूनानी स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगा। रूस भी यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारीनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई। क्वेश्चन पूछा था कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई, तो 1829 में, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्ता देने की बात तय हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। नेक्स्ट पढ़ना हमें हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्णतः प्रभाव था। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का
हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। 31 मार्च 1847 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। अब में देखना उसी प्रकार पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी, अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। फिर उस टाइम बोहेमिया में क्या हुआ? बोहेमिया जो ऑस्ट्रेलियाई शासन का था, में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी न रह सके। अब देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद आंदोलन जो हुआ उसका परिणाम क्या था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही शुरू हुआ। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहने लगे। बड़े यूरोपीय राज्य जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई। भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई तथा स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगाया था। बाद में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने पहले यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बहुत बड़े बदलाव के साथ साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। अब हम इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमारा अति लघु है। अति लघु का मतलब इसका हमें बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद है यानी सिंपल शब्दों में यही बोलेंगे कि अपने देश से प्यार करना, अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के प्रति निष्ठा रखना, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना, ये क्या है? राष्ट्रवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजिनी कौन था? मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। और एक बात और लिख सकते हैं कि मेजिनी इटली के एकीकरण के नेता थे, है ना। यानी शुरू में मेजिनी जो है वो पहले स्टार्टिंग नेता थे जो इटली का एकीकरण करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी?
जर्मनी एक विखंडित राज्य था, यानी कई भागों में जर्मनी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहां प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ में न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है? नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सन 1815 ईस्वी में मेटरनिख द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में मेटरनिख ने फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया, जो 1815 से 1848 तक लागू रहा, और इसी काल को मेटरनिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक थे, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। उस और किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोधी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्य में अभिरुचि नहीं था। उसके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। इसी कारण 1848 की क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना शुरू हो गया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिख द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। इस प्रकार ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी यानी कि मुख्य बाधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? तो हमारा आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्र में फैलने लगा। इसी प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। दक्षिणी इटली को जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, और उन्होंने सारी संपत्ति देश को दान कर दिया और साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगे, और इस तरह इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम एक के बगैर या विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी, और उसने जर्मन राष्ट्रों की एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आता है हमारा, और क्वेश्चन है हमारा, इटली के एकीकरण में मेजनी
काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावे। इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी के निम्नलिखित योगदान है। आपको आंसर इसी प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले योगदान हम लिखेंगे मेजिनी का। मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजिनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। 1831 में मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप समाप्त कर उसका एकीकरण करना था। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजिनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचल दिया, जिससे मेजिनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजिनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। तो यह हमारा इटलीकरण में मेजिनी का योगदान था। नेक्स्ट है हमारा काउंट काबूर। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, जो था भी। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से सम्मिलित हुआ। काबूर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को समर्थन देने का वादा किया। 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसकी पुष्टि कर लिया। 1862 ईस्वी में दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुएल को शासक माना। उसके बाद है हमारा गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। वह दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक नव युवकों का एक संगठन कायम किया। इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। बाद में सिसिली और पोप को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद गैरीबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुएल को बिना किसी संधि के सौंप दिया और विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। पिडमाउंट, सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया गया। इस प्रकार 19वीं तक इटली का एकीकरण मेजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान के कारण पूरा यहाँ पे 1871 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था और अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों के कारण प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया। प्रशा किसी भी मायने में ऑस्ट्रिया से कम नहीं रहा। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दिया। ऑस्ट्रिया युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। जून 1870 ईस्वी में सेडोन के युद्ध में फ्रांस को हरा दिया। इस प्रकार बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता के वाहक बनती है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न है। पहला कारण है यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोक के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुए, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। दूसरा है फ्रांस की राज्य क्रांति। इसने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और
सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। और तीसरा है नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसको वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसने इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1814 से 15 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। प्रभाव क्या पड़ा? 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व पर पड़े, जो निम्नलिखित थे। सबसे पहला है राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र। यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावाद शक्ति और निरंकुश शासकों के प्रभाव को कमजोर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। चार्ल्स दस निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया। उसने अपने शासनकाल में लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किया, जिसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्निक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिग्निक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता का स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किया तथा उसने विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्निक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दस ने विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया। अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई 1830 ईस्वी से गृह युद्ध शुरू हो गया। इसे ही 1830 क्रांति कहते हैं। चार्ल्स दस फ्रांस का राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। इस प्रकार फ्रांस से बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया और आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप को गद्दी सौंप दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनानी सभ्यता, साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान पूरे देशों में फैलने लगा। यहाँ का ज्ञान विज्ञान पूरे यूरोप के लिए प्रेरणा स्रोत थे। इसके बाद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर पहचान एक थी। तुर्की शासन को अलग करने के लिए यूनान में आंदोलन चलाए जाने लगे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूरोप में लहर दौड़ने लगी। तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न उन लोगों को बुरी तरह से कुचलना शुरू किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटिक नेतृत्व में यूनान में विरोध शुरू हो गया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ और फ्रांस का राजा चार्ल्स दस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की सेना नवारिनो खान तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई और अंततः 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को सहायता देने की बात है, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बावेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। तो इस प्रकार जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।